बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मुसलमानों को सिर्फ एक ही चीज़ मुत्तहिद करती है, वो इस्लाम, उसकी इक्वालिटी, उसकी यूनिटी, उसका अनडिवाइडेड कॉन्सेप्ट। क्योंकि मुसलमान तो आपस में लड़ रहे हैं एथनिक आइडेंटिटी के नाम पर, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के नाम पर, नेशनैलिटी के नाम पर, रीजन के नाम पर। इनके लिए इनकी ज़ात, बिरादरी, कबीला, ज़ुबान, तहजीब और मुल्क ये इस्लाम से बड़ा है। क्योंकि जो इस्लाम को मानता है वो कह के दिखा दे कि वो आदम की औलाद नहीं है, या दूसरे को कह दे कि तू आदम की औलाद नहीं है। इन दोनों में से कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद बचा क्या? मौसम, आबो हवा, या एक दूसरे से दूर रहकर जो बदलाव हमारी जुबान, शक्लों और रहन सहन में आ गया है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, दो जात आपस में लड़ रही हैं, दो बिरादरी आपस में लड़ रही हैं, दो कबीले आपस में लड़ रहे हैं, दो मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले आपस में लड़ रहे हैं, दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, दो तहजीबें आपस में लड़ रही हैं। क्योंकि अगर इस्लाम की इक्वालिटी और ब्रदरहुड दिमाग खोल कर बिना घमंड के उसे माना होता तो लड़ाई होती नहीं। और लड़ाई इस्लाम की वजह से नहीं, तुम्हारे झूठे गुमान की वजह से हो रही है। ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है जो बर्रे सगीर से लेकर मराकश के साहिलों तक है, माली से लेकर मलेशिया तक है। कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन आज बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स की और उसके इफेक्टिव सॉल्यूशन की, कि कैसे अगर ये दोनों मुल्क एक हो जाएं तो दुनिया में एक नई सुपर पावर का जन्म होगा। और ये कि अगर ये दोनों मुल्क अभी भी एथनिसिटी के पीछे पागल रहते हैं तो और कई हिस्सों में तकसीम होंगे। क्योंकि ना पाकिस्तान और ना अफगानिस्तान दोनों एक जुबान और एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। इस वक्त सबसे बेहतर तरीका है कॉन्फेडरेशन, मतलब दो रियासतें जिनका सब कुछ अलग होते हुए भी वो एक यूनियन की तरह काम करती हों और उनके डिसीजंस और रास्ते एक दूसरे से ज्यादा अलग ना हों। आइडिया बिल्कुल सिंपल है, दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ पश्तून और बलोच हैं। अगर अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे पाकिस्तान की हालत खराब होगी, और अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी। अगर कोई अफगानिस्तान पे हमला करता है तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, और अगर कोई पाकिस्तान पे हमला करता है तो अगला नंबर अफगानिस्तान का होगा। और यही रीजन है कि सोवियत्स के हमले के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग में कूदना पड़ा। अब जब कोई रास्ता ही नहीं है तो हम मुसलमानों को आपस में क्यों लड़वा रहे हैं? दोनों कंट्रीज की सेम प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी, भुखमरी, एजुकेशन स्टैंडर्ड का खराब होना, और दोनों कंट्रीज तरक्की करना चाहती हैं। अब आप सोचो कि अगर ये दोनों देश एक हो गए तो क्या होगा? ये नया मुल्क दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश होगा, जिसमें लगभग 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोग होंगे। ये देश लगभग 1.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होगा, यानी कि जमीन के लहजे से दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश और मुस्लिम वर्ल्ड का 8वां सबसे बड़ा देश। साथ में ये दुनिया की सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री होगी, जिसके पास 12 लाख एक्टिव सोल्जर्स, न्यूक्लियर बॉम्ब और एक पावरफुल एयरफोर्स भी होगी। और इस नए देश की आर्मी ग्लोबली 5th रैंक पर आ जाएगी। और जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम बहुत जल्द अपना सुपर पावर स्टेटस खो देंगे, क्योंकि ईस्टर्न वर्ल्ड के राइज की वजह से दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। रशिया और चाइना की ग्लोबल ग्रिप मजबूत हो रही है और ग्लोबल इकोनॉमी पर उनकी पकड़ भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉलर्स तबाह हो रहे हैं। मतलब दुनिया एक नया शेप लेगी, और अगर ये नई कंट्री बनती है तो ये एक सुपर पावर की तरह उभरेगी। इसके पास बेशक कजाकिस्तान और अल्जीरिया जितना बड़ा लैंड एरिया नहीं होगा, लेकिन ये लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक, फ्लैट और रिसोर्सेज से भरा हुआ है। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएगा। ये दोनों मुल्क जो भी पैसा ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और बॉर्डर्स पे खर्च करते हैं, उसे ये एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग पे लगाएंगे, साइंटिफिक और डिफेंस डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो जल्द ही ये देश दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो $2 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में है, और तो और $6 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, और फिर ऑयल और नेचुरल गैस का अलग से एक बहुत बड़ा भंडार पाकिस्तान में है। इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन ये उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। दूसरे देश अगर इन्वेस्टमेंट और एक्सट्रैक्शन के लिए राजी होंगे तो एक हैवी शेयर इनसे मांगेंगे, और बहुत से देश तो उसके लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है दोनों मुल्कों में। वैसे इन्हें वो टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करनी चाहिए, ताकि ग्लोबल पावर्स इस रीजन के रिसोर्सेज को वेस्ट एशिया की तरह एक्सप्लॉइट ना कर पाए, और उस रिसोर्स से हमारे अपने लोगों का, खित्ते का डेवलपमेंट हो। इस नए देश की कनेक्टिविटी बिजनेस और ट्रेड के लहजे से दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान को कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया, क्योंकि वो एशिया को लगभग चारों तरफ से जोड़ देता है। उसके बाद पाकिस्तान भी इस रीजन को बिल्कुल अच्छे से जोड़ देता है, लगभग हर इलाके को। और अगर ये दोनों कंट्रीज एक हो जाती हैं तो ये काम करेगा एक मीडिएटर के तौर पे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच में बाय रोड्स। उसके बाद चाइना का BRI और CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसकी ताकत और बढ़ा देगा, क्योंकि ईस्ट का रास्ता खुल जाएगा।
अगर ये यूनियन बनता है तो 30 करोड़ लोग 1.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की कंट्री में महज कुछ अप्रूवल, सर्टिफिकेशन और लीगल पेपर्स के जरिए पूरी कंट्री में घूम पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे और स्टेबिलिटी से इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि इस नए देश में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होंगी। कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट जैसे ट्रेड के लिए वरदान बंदरगाह होंगे। उसके बाद यहां वेस्ट जैसा या उससे भी बेहतर स्टैंडर्ड डेवलप्ड होगा। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक लैंडलॉक कंट्री है। वो अपने सामान को डायरेक्ट वाटर्स के थ्रू पूरी दुनिया में नहीं बेच सकते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर अकल से काम लेते हैं, साथ आ जाते हैं, तो हालात बदल जाएंगे। अफगानिस्तान में बने गुड्स, ड्राई फ्रूट्स और इन फ्यूचर बैटरीज और एडवांस इक्विपमेंट डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और ग्वादर पोर्ट के थ्रू पूरी दुनिया जा सकते हैं। सेम एज पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स सेंट्रल एशिया और फिर उनके पोर्ट्स के थ्रू पूरी दुनिया जा सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाओ कि दोनों देश कितना पैसा बना लेंगे। और अगर ये कंट्री यूनाइट हो गई तो कोई भी एथनिक ग्रुप मेजॉरिटी में नहीं रहेगा, ना उसकी डोमिनेंस बचेगी। पंजाबी, पश्तून, तुर्कमन, हजारा, सिंधी, सराइकी, बलोच, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग उस कंट्री को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे एज एथनिक ग्रुप। और जब कोई जात, बिरादरी और कबीला किसी सोसाइटी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, और वो सोसाइटी जिसमें इस्लाम सबसे अहम चीज है, तो एक ही सिंगल लार्जेस्ट फोर्स बचती है, इस्लाम। मतलब लीडर चूज होगा एथनिसिटी से ऊपर उठकर उसकी काबिलियत पर। फिलहाल इस रीजन को एक ही चीज चाहिए, स्टेबिलिटी, ताकि हम खित्ते की असली परेशानियों से लड़ सके। अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा तो पाकिस्तान स्टेबल रहेगा, अगर पाकिस्तान स्टेबल रहेगा तो इंडिया स्टेबल रहेगा, और अगर इंडिया स्टेबल रहेगा तो बांग्लादेश में कोई केओस नहीं होगा, वो स्टेबल रहेंगे। हम एक बार फिर से 200 साल पहले वाली गलतियां दोहरा रहे हैं। आपस में लड़ो, दूसरों को मौका दो, वो आकर हथियार बेचेंगे, बीच बचाव का नाटक करेंगे, और हम कभी सही मायने में आज़ाद नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक मुल्क बनाने और बेसिकली कन्फेडरेशन में लाकर दो रियासतों को एक हद तक जोड़ने का प्लान आज का नहीं है। 1953 से 1979 तक पूरे 26 साल दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने इस पर बात की है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा और अफगानिस्तान के किंग जहीर शाह ने इस पे बात की। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो और दाऊद खान ने भी इस पे बात की। उनकी हुकूमत खत्म होती है, जनरल जियाउल हक भी दाऊद खान के साथ बात करते हैं। 1976 में जब ऑफिशियल विजिट पे आते हैं दाऊद खान पाकिस्तान में, तो वहां वो डुरंट लाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के तौर पे। मतलब कहानी ही खत्म हो गई थी। वो मसला खत्म करके दोनों कंट्रीज को एक पावरफुल यूनियन की तरफ लाना चाहते थे, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं था। हथियार और फौज का इस्तेमाल करके वो देख चुके थे, और फिर पश्तून और बलोच लीडर्स और आम लोगों की तरफ से भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बलोच और पश्तून लीडर्स ने अप्रूवल दे दिया था। फिर सिर्फ एक ही तरीका बचता था कबायली और पश्तून मसले को खत्म करने का, एक कन्फेडरेशन। मतलब दोनों कंट्रीज की फौज अलग रहती, इकोनॉमी अलग होती, फॉरेन पॉलिसी अलग होती, लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क में काम करती, क्योंकि दोनों कल्चरली सेम थे। हो सकता है एक करेंसी हो जाती, बिजनेस का मूवमेंट आसान हो जाता, लोग एक दूसरे मुल्क में आसानी से जा सकते थे, उनका मूवमेंट इजी हो जाता। इससे दोनों देश तेजी से तरक्की करते। 1965 से 1980s के बीच में पाकिस्तान की इकोनॉमी एक रोल मॉडल थी, इवन इंडिया और चाइना से भी बेहतर। उसी बीच दो इन्होंने जंग लड़ी। उसके बाद 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया। यहीं से कहानी बदल जाती है। दाऊद खान के जाने के बाद बातचीत ठप पड़ गई थी और डुरंट लाइन का मसला एक बार फिर से फंस गया, क्योंकि कम्युनिस्ट आ गए थे। 1989 में जब कम्युनिस्ट वापस जाते हैं तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और जब इंस्टेबिलिटी को तालिबान ख़त्म करते हैं तो अमेरिकन हमला कर देते हैं। लगभग 45 साल से ये बात अटकी हुई है, लेकिन आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसले को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यूनिफिकेशन या कॉन्फेडरेशन। ये जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं, जब तुम्हारे आका तुम्हें हथियार और पैसे देकर अलग कर लेंगे, उसके बाद वो तुम्हें एक एक करके कुछ लेंगे। सारा हीरोइक एटीट्यूड निकल जाएगा। और यही हुआ था आज से 100 साल पहले। ऑटोमन एम्पायर को मुसलमानों के हाथ से ही गिरवाया गया। अरबों से ये कहा कि तुम्हारी जमीन पर तुर्क राज कर रहे हैं। उन्हें भड़काकर उनसे कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम्हें एक मुत्तहिद अरब मुल्क बना कर देंगे। ऐसा कहाँ हुआ? आपने एक मुसलमान सुपर पावर की कब्र पे बहुत सारी छोटी छोटी कमजोर रियासतें बनाई हैं, जिनकी वजह से आज तक मुसलमान मारे जा रहे हैं, तेल और गैस को लूटा जा रहा है। सारे हुक्मरान चुप हैं, क्योंकि जो मुल्क इन्हें बनाकर दिए गए हैं उनकी बाजुओं में इतनी ताकत ही नहीं।
चलो आपकी थ्योरी मान लेते हैं कि अरबों की जमीन पर तुर्कों को राज नहीं करना चाहिए, तो अरबिस्तान कहां है? अरब यूनिटी कहां है? फलस्तीन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कितने मुल्क बनाए इन्होंने एक ही एथनिक ग्रुप के? सऊदी, यूएई, ओमान, यमन, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, मिस्र, 22 कंट्रीज हैं। अब आप कहेंगे कि उस वक्त के लीडर्स और क्लैरिक्स को थोड़ी मालूम था कि ये हो जाएगा। अरे जब नहीं मालूम था, श्योर नहीं थे, तो ये कैंपेन चलाने की जरूरत ही क्या थी? आपको रिप्लेस करना था, आपने वैनिश कर दिया। इससे किसी को कोई मसला नहीं होता। ये मुसलमानों का आपसी पॉलिटिकल मैटर माना जाता कि एक गया दूसरा आ गया। मेरे यकीन मानो, अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक ही एथनिक ग्रुप होता, पंजाबी या पश्तून कोई भी, ये तब भी तुम्हें यूनाइट नहीं होने देते। ये मत पूछना कैसे, क्योंकि अरबी मिसाल बने पड़े हैं। सब कॉन्टिनेंट की अगर हिस्ट्री उठाओगे तो पता लगेगा कि एक ही एथनिक ग्रुप के दो लीडर्स ने एक दूसरे को पैसे और जमीन की लालच में कत्ल कर दिया है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज यूनाइट करती है, वो है इस्लाम। बाकी सब सिर्फ हमारे बनाए झूठे रसूख हैं। हाँ, जब हम इस तरह के किसी यूनियन में आते हैं तो हमें अपनी जुबान, कस्टम और कल्चर को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके लिए हर जुबान रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और हमें लोगों का मूवमेंट ज़्यादा फ्री नहीं करना चाहिए। एक लोकल एथनिक ग्रुप में दूसरे एथनिक ग्रुप की सेटलमेंट्स बनाकर उनकी आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए। ओनली बड़े इकोनॉमिक हब्स या बड़े शहरों में ही लोगों के मूवमेंट को फ्री रखा जाए कि वहाँ पर कोई भी जाकर बिजनेस कर सकता है, कोई भी सेटल हो सकता है। लेकिन अगर कोई गांव और कस्बा किसी दूसरी जुबान बोलने वाले से भरा हुआ है तो किसी दूसरी जुबान को लाकर वहाँ नहीं बसाना चाहिए। हाँ, बिजनेसमैन का मूवमेंट बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि ये लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उससे इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, लेकिन कस्टम्स, कल्चर्स और ज़ुबान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान एक एथनिक ग्रुप की बात नहीं कर सकता क्योंकि 45% पॉपुलेशन नॉन पश्तून है। पश्तूनिस्तान का कॉन्सेप्ट अफगानिस्तान की ही नींव हिला देगा और इसके बाद जब एक एथनिक ग्रुप के नाम पर मुल्क बनेगा तो रिमेनिंग जो बाकी सारे एथनिक ग्रुप हैं वो उसके खिलाफ खड़े होंगे। अफगानिस्तान सारे अफगानों का है, सिर्फ पश्तून्स का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अफगानों को आपस में यूनाइट करता है, सात बिरादरी या कबीले से ऊपर उठकर। ताजिक 27% हैं, फिर उज़्बेक, तुर्कमन, हज़ारा, और नॉर्थ का जो सारा लैंड है उसका एक्सेस खो जाएगा। साउथ में जो बलूचिस्तान के साथ लगने वाला इलाका है उसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप है, कई पॉकेट्स डिफरेंट हैं। उसके बाद क्या वो लोग कहेंगे कि आपने पश्तूनिस्तान पूरा कर लिया, हमें ताजिकिस्तान पूरा करने दो, क्योंकि नॉर्थ में तो वो इलाका उसके साथ ही लगता है। फिर उज़्बेकिस्तान पूरा करने दो, तुर्कमेनिस्तान पूरा करने दो, बीच में एक हजारिस्तान भी बना देंगे। लैंग्वेज और एथनिक आइडेंटिटी जब जब बीच में आएगी तो वो सिर्फ टूट लेकर आएगी और एक बहुत ताकतवर मुल्क के साथ हम एक बड़ा मजाक कर देंगे। पाकिस्तान में अगर पंजाबी डोमिनेशन होगा तो पाकिस्तान की नींव हिलेगी, क्योंकि 20% यानी कि 1/5 पश्तून्स हैं, वो अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे कि इन्हीं लोगों की डोमिनेंस क्यों। उसके बाद सिंधी, सराइकी, मुहाजर, बलोच, ये सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। इस्लाम के नाम पे यूनिटी चाहिए, फालतू प्रोजेक्ट्स नहीं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का कोई अंत नहीं है। फिर पश्तून्स के अंदर आपसी लड़ाई होंगी, पंजाबियों के अंदर आपसी लड़ाई होंगी, बलोचों के अंदर आपसी लड़ाई होंगी। इन सारी लड़ाइयों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक पीसफुल कन्फेडरेशन। वेस्टर्न यूनिटी का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वेस्ट इस वक्त पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही डोमिनेट नहीं कर रहे। फ्रांस और जर्मनी ने जितने एक दूसरे के लोग मारे, शायद ही दो देशों ने मारे हों। इतने बड़े बड़े सैकड़ों सालों के कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो एक साथ यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा हैं, साथ में मिलकर रह रहे हैं। पूरे यूरोप में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन उसके बाद आज वो लोग पीसफुली रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लड़ाई से होने वाले नुकसान और यूनिटी से होने वाले फायदे का पता है। यूनाइटेड स्टेट्स में मल्टी एथनिक ग्रुप हैं, डिफरेंट यूरोपियन एथनिक ग्रुप्स, ब्लैक्स और अभी तो बाकी सारे भी हैं, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन जब एज ऑफ डिस्कवरी के बाद वहां पर सेटलमेंट्स और कॉलोनीज बसाई गई थी तो वो सब बिरादरी या एथनिक ग्रुप के नाम पे बनाई गई थी। मतलब ये फ्रेंच कॉलोनी है, ये ब्रिटिश कॉलोनी है, ये स्पेनिश कॉलोनी है, ये पोर्तुगीज कॉलोनी है, ये डिफरेंट यूरोपियन एथनिक ग्रुप्स की कॉलोनीज या सेटलमेंट्स हैं। तो फिर क्यों नहीं उन्होंने अपने एथनिक ग्रुप के नाम पर ही कई देश बना लिए कि ये न्यू इंग्लैंड है, ये न्यू फ्रांस है। लेकिन नहीं, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के जाने के बाद जब वहां सिर्फ सेटलर्स और बिजनेसमैन बचे तो वो समझ गए थे कि अगर यूरोप में हो रही लड़ाई और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को हम इस कॉन्टिनेंट पर लेकर आएंगे तो कभी कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने इसे वहीं ख़त्म कर दिया और मुत्तहिद करके एक मुल्क बना दिया। या फिर स्टेट्स के नाम पे डिवाइड हो जाएं, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिशिगन, सब अलग हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे,
क्योंकि अकेले कैलिफोर्निया या फ्लोरिडा सुपर पावर नहीं बन सकते। उन्हें लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट से होने वाले नुकसान का पता है, डिवाइड होने के नुकसान का पता है। रिलेशंस खराब होने में दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट बराबर रिस्पॉन्सिबल हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान अगर एक दूसरे के कंसर्न्स को खत्म कर दें तो दोनों कंट्रीज में रिलेशनशिप बेहतर होगी और साउथ एशिया के मुसलमानों में फर्दर और कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तालिबान को, टीटीपी को बॉर्डर्स पर रोकना होगा क्योंकि काफी हद तक ये लोग आपके काबू में हैं। तीरा और वजीरिस्तान के नौजवान पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर जब लिबरल्स इन्हें पकड़ते हैं तो इन्हें इस्लाम का अलिफ भी नहीं पता होता। बस कुछ लोग इनकी जाहिलियत का फायदा उठा रहे हैं। इनके माँ बाप कंसर्न है, नाम में तालिबान, आइडियोलॉजी में इस्लाम और फिर पश्तून नेशनलिज्म। लेकिन कारनामे क्या? मस्जिदों में ब्लास्ट होंगे, जिम्मेदारी लेंगे। स्कूल्स में बच्चे मारे जाएंगे, जिम्मेदारी लेंगे। मदरसों पे हमले होंगे, जिम्मेदारी लेंगे। इन्हें खुद नहीं मालूम कि ये कर क्या रहे हैं। कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं। 12-15 लोगों के अलग अलग गुट हैं। कोई कितना भी नीच और जलील काम करके आ जाए, लेकिन ये सीना ठोक के बेशर्मों की तरह उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। आपको इन्हें डिफरेंस बताना होगा कि हमने विदेशियों से लड़ाई की, अपने लोगों से नहीं। हमने वायलेंस और वॉरलॉर्ड्स को खत्म करके एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन दिया अपनी कंट्री को। हमने वायलेंस को खत्म किया। आप अपने मुल्क में वायलेंस और एनार्की को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो ये अपने खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो तालिबान इन्हें क्या कंट्रोल करेगा। लेकिन ये एक फैक्ट है कि अफगान सॉइल पे बैठकर बहुत से लोग इस तरह की चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं। पाकिस्तान की सॉइल पे बैठकर नॉर्थ में हो रही सेपरेटिस्ट कैंपेन्स को अफगानिस्तान की लोग उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं। अगर ये इस बात को हवा देंगे, आप उस बात को हवा देंगे, तो रीजन कहां जाएगा। तालिबान कम्युनिस्ट स्टेट्स को सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो जो ईद, रमजान और हिजाब के खुले दुश्मन हैं। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को, चाइना को सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वीगर मुसलमानों के साथ चीन में क्या हो रहा है। रशिया को सिक्योरिटी दे रहे हैं, जबकि डिकेड्स तक उसने सेंट्रल एशिया में इस्लाम को खत्म करने की नाकाम कोशिश की है। चेचन्या में आज भी इस्लाम मुखालिफ नॉर्म्स हैं और सिक्योरिटी देनी भी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, वेल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स हैं और आप अफगानिस्तान की सरकार हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी इन सारी कंट्रीज को दी जा सकती है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इस्लाम का मुकाबला इन कंट्रीज के साथ किया जा सकता है। आज भी इस्लाम पाकिस्तान में बहुत मजबूत है। हाँ, निजाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहां तो बहुत बुरी हालत है। जब वहां कोऑपरेट किया जा सकता है तो यहां कोऑपरेट करने में क्या परेशानी आ रही है। पाकिस्तान में शरीयत की डिमांड बिल्कुल जायज है, लेकिन वो पीसफुली होगी। वहां बहुत से ऐसे आलिम हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस्लाम को पीसफुली बातचीत करके स्टेट का हिस्सा बना सकती हैं। लेकिन अगर हमारे हथियार मुसलमानों के खून से ही रंगे रहे तो शरीयत का क्या? हम मुसलमान ही नहीं है। जो आखिरी 10-15 सालों में इन लोगों ने किया, क्या उसे जस्टिफाई किया जा सकता है? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, पर आज हालात अजीब हैं। उनका रहन सहन न इस्लामिक बचा है न साउथ एशियन। वो शरीयत के ही खिलाफ खड़े हैं। उनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जबकि वर्ल्ड वॉर के बाद, ग्लोबल पीस ट्रीटीज पे साइन करने के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया है, जिसमें 1 करोड़ लोग तो मुसलमान ही होंगे। सिर्फ इराक में इन्होंने 50 लाख बच्चों को अनाथ कर दिया था। कौन जिम्मेदार है इसका? एक ही कंट्री। लेकिन वो वाइट कॉलर हैं, अच्छे, शरीफ और सिविलाइज्ड लोग हैं, इसलिए पाकिस्तान की उनके साथ बन रही है। चाइना में वीगर परसिक्यूशन के बावजूद भी चीन के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो भी वाइट कॉलर हैं। रशियंस भी वाइट कॉलर्स हैं, वेस्टर्न कॉलोनियल्स भी वाइट कॉलर्स हैं, जिन्होंने सालों हमारे बुजुर्गों का बर्र-ए-सग़ीर में खून चूसा, हमारे रिसोर्सेस, हमारी जमीन को एक्सप्लॉइट किया। लेकिन पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को फिलहाल परेशानी किससे? अफगानिस्तान की नई सरकार से, जिसे उन मुजाहिदीनों ने बनाया है जिन्होंने अमेरिकी इन्वेजन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ 2001 की तरह। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि ये एक लौता तरीका है अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशंस का। 50% अफगान पॉपुलेशन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए। पाकिस्तान और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को साथ में मिलकर उन्हें इस क्राइसिस से बाहर निकालना चाहिए। इससे ना सिर्फ इंटरनेशनल मुस्लिम ब्रदरहुड सलामत रहेगा, बल्कि साउथ एशियन मुस्लिम्स भी मुत्तहिद रहेंगे। व्हाइट कॉलर कोई भी नहीं है, तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।